बिहार में सुशासन बाबू की बम्पर जीत, महागठबंधन को मिला 2/3 बहुमत। लालू का जमकर चला लालू का सिक्का, आरजेडी बनी राज्य की सबसे बड़ी पार्टी। बिहार की जनता ने प्रधानमंत्री मोदी को नकारा, एनडीए को मिली सिर्फ 58 सीटें। नहीं चले पासवान, मांझी और कुशवाहा। मोदी के विकास के नारे पर भारी पड़ी नीतीश की छवि। लालू नीतीश लहर में कांग्रेस की भी बल्ले बल्ले। 10 साल बाद दहाई के आंकड़े को किया पार। राहुल ने कहा, मोदी का घमंड हुआ चकनाचूर। लालू यादव का ऐलान, मोदी के खिलाफ पूरे देश में चलाएंगे अलख। लालटेन लेकर सबसे पहले जाएंगे काशी। नीतीश ने कहा, बिहार के स्वाभिमान की हुई है जीत। एग्जिट पोल में एक्सिस माई इंडिया की सटीक भविष्यवाणी। सर्वे में आरजेडी को 73 से 77 सीटें, जेडीयू को 70 से 76 सीट का किया था दावा। बीजेपी के खाते में बताया था 40 से 48 सीट। बिहार में शिकस्त के बाद अपनों ने नेतृत्व पर उठाए सवाल। शत्रुघ्न सिन्हा का बड़ा हमला, कहा जनता ने बताया बिहारी बाहरी का फर्क। आरके सिंह ने भी दागे कई सवाल। करारी हार के बाद बीजेपी में उथल पुथल। पार्टी अध्यक्ष अमित शाह की रणनीति पर हुई फ्लॉप। बड़ा सवाल, पार्टी में अमित शाह का क्या अब होगा भविष्य। 88 के हुए बीजेपी के लौह पुरुष। प्रधानमंत्री और अमित शाह ने दी बधाई। जन्मदिन पर आडवाणी को बीजेपी नहीं दे पाई जीत का तोहफा। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं रविंद्र आपके साथ। तो पाटलिपुत्र की जंग तो महागठबंधन ने जीत ली है, लेकिन इसका असर और इसके मायने क्या कुछ होंगे, इस पर चर्चा होनी बहुत जरूरी है। दरअसल बिहार में जिस तरीके से महागठबंधन ने शानदार जीत हासिल की है, बीजेपी के खाते में करारी हार आई है। लेकिन लालू नीतीश की जीत की गूंज सिर्फ बिहार तक ही सीमित नहीं रहने वाली और इसका असर बिहार के बाहर पूरे देश में देखने को मिल सकता है। सारी अटकलों को खारिज करके बिहार में महागठबंधन ने दर्ज की महाजीत। जेडीयू में हर तरफ नीतीश की जय जयकार। आरजेडी में लालू की जय जयकार। जेडीयू, आरजेडी और कांग्रेस के गठबंधन का जोश सर चढ़कर बोल रहा है। तो महागठबंधन है, नीतीश लालू का संगम है। सोनिया भी हमारे साथ है, राहुल भी हमारे साथ है। नीतीश बाबू और लालू सब जनता के ही साथ है, सरकार बनेगी। कुछ ऐसा नजारा है पटना का। सड़कें तीर और लालटेन से पटी पड़ी हैं और कमल कहीं नीचे दब गया है। प्रधानमंत्री ने 30 रैलियां की, नीतीश और लालू को जमकर कोसा, सब फेल हो गए। सारे दांव हवा में चल गए। बिहार के किसान को पानी मिलेगा। यहां तक कि चुनाव में विकास के नाम पर 1.25 लाख करोड़ के पैकेज का ऐलान भी काम नहीं आया। बिहार ने नरेंद्र मोदी को पूरी तरह नकार दिया, उनकी रणनीति को खारिज कर दिया। मोदी का एजेंडा बिहार की जनता को रास नहीं आया, लिहाजा हार मानने के सिवाय कोई और रास्ता भी नहीं है। हम बिहार के जनादेश को बहुत ही विनम्रता से स्वीकार करते हैं। हम जनता के आदेश का सम्मान करते हैं। तो हम सबों की अपेक्षा है, देश की अपेक्षा है कि वो बिहार के विकास का काम करेंगे, ईमानदारी से प्रामाणिक काम करेंगे। ये हमारी अपेक्षा है। जहां तक रिजल्ट के विस्तृत विश्लेषण का सवाल है, हम पूरी रिपोर्ट लेने के बाद और चर्चा करेंगे।
अब हार पर मंथन होगा और सबसे पहले निशाने पर आएंगे बिहार बीजेपी के वो नेता जो टिकट बंटवारे और अनदेखी से नाराज चल रहे थे। फिलहाल इस हार ने ऐसे नाराज बीजेपी नेताओं को बोलने का मौका दे दिया है। इसका कारण तो एनालिसिस से मालूम होगा। मेरा मानना है कि हाँ, टिकट बंटवारा एक कारण था और मेरा मानना यह है कि एनालिसिस हो कि हार क्यों हुआ, आत्मचिंतन हो और जो रिजल्ट सामने आए उस पर कार्रवाई हो, करेक्टिव एक्शन हो। लेकिन इसके लिए जिम्मेदारी स्टेट या सेंट्रल? इसके लिए तो जिम्मेदार स्टेट नेतृत्व है, क्योंकि जो भी कैंडिडेट सिलेक्शन होते हैं वो तो स्टेट नेतृत्व के ही रिकमेंडेशन पर होते हैं। जो कैंपेन का स्वरूप होता है वो तो स्टेट नेतृत्व के ही एडवाइस पर होता है, तो स्टेट नेतृत्व। बिहार में महागठबंधन जीत गया है। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे और इसके साथ ही लालू प्रसाद यादव के साथ लंबे समय बाद सत्ता में वापसी होगी कांग्रेस की, और इस बात की उम्मीद तो कांग्रेस ने भी नहीं की होगी। सबसे पहले मैं महागठबंधन के कार्यकर्ताओं को और नेताओं को बधाई देना चाहता हूं। नीतीश जी, लालू जी, कांग्रेस पार्टी के हमारे सब नेता, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता, नीतीश जी और लालू जी के कार्यकर्ता, ये एक प्रकार से सच्चाई की जीत है, भाईचारे की जीत है। गुस्से के ऊपर, बंटवारे के ऊपर, घमंड के ऊपर, क्रोध के ऊपर ये एक बहुत बड़ी जीत हमने हासिल की है। बीजेपी बिहार में क्यों हारी, इसको लेकर कई कारणों का जिक्र किया जा रहा है, जिसमें सबसे ज्यादा चर्चा है असहिष्णुता के मुद्दे की। शरद यादव ने भी इसे बिहार का एक बड़ा मसला बताया। पूरी भारत सरकार, सारे मंत्री, सारे मुख्यमंत्री, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी का अध्यक्ष और भारत भर के जितने हेलीकॉप्टर वो सब डाल दिए वहां, तो खरगोश और हेलीकॉप्टर की लड़ाई हो रही थी वहां। इसके बावजूद भी देश की, बिहार की जनता बहुत महान है। उसने इस देश के जो साहित्यकार, इसके देश के जो लेखक, वैज्ञानिक, कलाकार, ये जो बेचैनी इजहार किए थे, वो इजहार जो बीजेपी किए थे वो विंडिकेट हो गया। वहां बिहार की जनता ने ये साबित कर दिया कि आप ठीक रास्ते पर नहीं हो। 1990 में इसी बिहार में बीजेपी की रथ यात्रा रोकी गई थी, लेकिन उस रथ यात्रा को रोकने से बीजेपी का जनाधार बढ़ा था और रोकने वाले थे तत्कालीन मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव। 2015 में बिहार ने एक बार फिर बीजेपी के विजय रथ को रोका है। फर्क यही है कि इस बार बीजेपी के विजय रथ को जनता ने रोका है, लेकिन इस बार भी इसमें लालू का अहम रोल है। पटना से विनायक प्रसाद और कुमार गौरव के साथ दिल्ली से सिद्धार्थ शर्मा और अशोक राज, लाइव इंडिया। तो जाहिर है जिस तरह से नीतीश का खेमा इस वक्त जश्न मना रहा है, बिहार के चुनावी नतीजे कई मायनों में असर डाल सकते हैं, ये दावा भी किया जा रहा है। आइए हम कुछ ग्राफिक्स के जरिए समझने की कोशिश करते हैं कि स्थिति किस तरह की बनी है और क्या हालात होंगे आने वाले दिनों में। पहले इस पर हम चर्चा कर लेते हैं। लालू नीतीश को जीत राष्ट्रीय स्तर पर विपक्ष को एकजुट करेगी। एक तथ्य यह है, 10 कौन कौन से बड़े असर हैं वो आपको हम दिखा रहे हैं। दूसरे असर की अगर बात करें तो मोदी के खिलाफ नए गठबंधन की कवायद अब इस जीत के बाद तेज हो सकती है। तीसरे असर की अगर बात करें, कम संख्या बल को लेकर राज्यसभा में बीजेपी की परेशानी अब बनी रहेगी। उम्मीद की जा रही थी कि इस इलेक्शन के बाद शायद यह परेशानी दूर हो जाए। अगर इन चुनावी नतीजों के चौथे असर की बात करें तो मिशन यूपी के लिए बीजेपी को अब नए सिरे से तैयारी करनी पड़ेगी, लेकिन जिस तरीके से जो भी मुद्दे और मसले उठाए गए हैं बीजेपी की तरफ से उसको खारिज बिहार ने कर दिया है, तो ये भी जानती है बीजेपी की यूपी में भी ये सब सही नहीं रहने वाले। बिल्कुल, और बंगाल, तमिलनाडु, असम, केरल में बीजेपी के फैलाव पर भी इसका असर दिख सकता है आने वाले दिनों में। ये पांचवां असर है। छठा असर ये भी काफी महत्वपूर्ण है। एनडीए के घटक दल बीजेपी पर अब दबाव डाल सकते हैं। शिवसेना की ही बात कीजिए, चेहरा मुस्कुराया हुआ है और जले पर नमक छिड़कने का भी काम किया जा रहा है।
सातवें असर की बात करें तो बीजेपी और मोदी के खिलाफ शिवसेना और आक्रामक हो सकती है। जिस तरह से लगातार संजय राउत बयान देते नजर आए, उससे तो यह साफ जाहिर होता है। आठवें असर की अगर बात करें तो बीजेपी पर आरएसएस अपनी पकड़ और मजबूत करेगा, लेकिन इससे फायदा होगा या नुकसान होगा, यह आगे आने वाला वक्त बताएगा। बिल्कुल, और नए सिरे से सोचने की जरूरत भी है, क्योंकि बीफ और असहिष्णुता जैसे मुद्दों पर सरकार को अब सोचने की जरूरत आ गई है। बिल्कुल निशांत, काफी अहम मुद्दा यह था और लग रहा है कि बीजेपी के हार के प्रमुख कारणों में से है। आखिरी और 10वें कारण की बात करें, वैसे कई सारे कारण हैं, तो 10वें कारण की बात है तो बीजेपी संगठन में मोदी की स्थिति कमजोर हो सकती है। न सिर्फ मोदी की बल्कि अमित शाह की स्थिति और हालत पर भी फर्क पड़ सकता है। बिल्कुल, और पार्लियामेंट्री बोर्ड की जब बैठक बुलाई जाएगी तो हो सकता है उसमें जिम्मेदारी भी तय कर दी जाए। और इस वक्त स्टूडियो में खास चर्चा के लिए हमारे साथ दो वरिष्ठ मेहमान जुड़ गए हैं। हमारे साथ विकास चंद्र भी इस वक्त मौजूद हैं स्टूडियो में, हमारे स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट। इसके अलावा हमारे साथ नीलाभ मिश्रा जी वरिष्ठ पत्रकार जुड़ गए हैं, और रोशन मिश्रा हमारे साथ इस वक्त पटना से मौजूद हैं। आप टेलीविजन स्क्रीन पर उन्हें भी देख सकते हैं। रविंद्र, अगर सबसे पहले शुरुआत यहीं से करता हूं, होस्ट से ही शुरुआत की जाए, क्योंकि अब होस्ट नीतीश कुमार एक बार फिर से हो गए हैं। स्थिति जिस तरह से बनी है, हम लोगों ने लगातार समीक्षा की है इसी स्टूडियो से बैठकर। सुबह तक इस तरह की उम्मीद आसार नजर आ रहे थे और पटाखे भी फूटने लगे थे, लेकिन अब स्थिति बदलती नजर आई और उसके बाद शाम होते होते तक अब जिम्मेदारी तय करने की बात। बिल्कुल, और कढ़ाई जलेबी की लगा ली गई थी बीजेपी ऑफिस में दिल्ली में, और फिर उसको उतारना पड़ा। रोशन का रुख करेंगे। रोशन, मिठाइयां पटाखे जारी हैं या फिर बंद हो गया है सिलसिला? रवींद्र और निशांत, आपने जो बात की उसी से जोड़कर मैं बात करूंगा। मिठाइयों की चर्चा आप कर रहे हैं, पटाखों की। कल मैंने लगातार, क्योंकि आज नतीजे आने थे तो शाम के वक्त में जो वक्त मिला रिपोर्टिंग के अलावा, तो मैंने ऐसी दुकानों का रुख किया जो आमतौर पर मिठाइयों के लिए बड़ी लोकप्रिय हैं। वहां पर देखने को मिला कि दिवाली के लिए जो ऑर्डर मिलते हैं उसके अलावा पॉलिटिकल पार्टीज के लिए ऑर्डर मिले थे। 5 क्विंटल 1.5 क्विंटल की जो ऑर्डर मिले थे, ज्यादातर ऑर्डर मिले हुए थे जेडीयू दफ्तर से। ये साफ हो गया था कि वो कितने कॉन्फिडेंट है। मैंने पूछा बीजेपी दफ्तर के लिए, लेकिन जेडीयू और आरजेडी की ओर से ऑर्डर मिले थे। वो स्थिति आज बनती हुई नजर आई। आपने कल रात में भी रोशन 10 से 11 का जो कार्यक्रम हम कर रहे थे कल रात में, तब भी आपने एक रेस्टोरेंट के आगे से ही खड़े होकर कहा था कि यहाँ मिठाइयों के ऑर्डर दिए जा रहे हैं। उसमें भी जाहिर तौर पर बीजेपी के नेता भी शामिल रहे होंगे और जेडीयू के नेता भी शामिल रहे होंगे। मिठाइयां लेने की बारी किसकी थी वो तो हम लोगों ने समझ लिया दोपहर आते आते तक, लेकिन उसके बाद जब बातचीत हुई होगी, क्या प्रतिक्रिया थी उनकी? देखिए, कॉन्फिडेंट कोई नहीं था। जो बीजेपी दफ्तर में सुबह हुआ, मैं वहां पर मौजूद था। बहुत बड़ा कोई नेता वहां पर, लोकल लेवल के नेता भी नहीं थे, कार्यकर्ता वहां पर पहुंच रहे थे। और जो शुरुआती फ्रेंड्स हैं जिसको उस पर यकीन करते हैं, उन्होंने पटाखे फोड़ने शुरू कर दिए। कह सकते हैं कि बहुत जल्दी पटाखों का जो स्टॉक लाया गया था वो खत्म हो गया। उसके बाद वो कार्यकर्ता नजर भी नहीं आए। तो वो शुरुआती रिएक्शन था जो ट्रेंड कर रहा था, जो रुझान थे उसके बाद। बिल्कुल, लेकिन स्थिति बहुत जल्दी 1-2 घंटे के अंदर साफ होने लगी थी। बिल्कुल, यहाँ पर मिठाई की जी। रविंद्र, विकास चंद्र हमारे साथ मौजूद हैं। इन्होंने बीजेपी के दफ्तर के सन्नाटे को बहुत नजदीक से देखा था। तो शुरुआत पहले हम यहाँ से कर लेते हैं, क्योंकि विकास ने बहुत नजदीक से देखा था कि बीजेपी ऑफिस में सुबह तक जश्न का माहौल था विकास जी, लेकिन दोपहर होते होते तक सन्नाटा पसर गया। दोपहर नहीं, उसके पहले ही, उससे पहले सुबह की जो स्थिति थी और जो प्रारंभिक रुझान आए थे, तो उस वक्त सिर्फ बीजेपी नेताओं को ही नहीं, हम लोगों को भी लगा था कि शायद बीजेपी आगे है और नीतीश कुमार और आरजेडी का इनका जो गठबंधन है वो शायद पीछे छूट जाएगा। लेकिन उस समय बीजेपी नेताओं के चेहरे देखने लायक थे, शंख बजने लगे थे। लेकिन आधे घंटे के बाद स्थिति ये आ गई कि एक एक करके बीजेपी के नेता धीरे धीरे मैदान छोड़कर जाने लगे, और जब वो चले गए तो कार्यकर्ता भी चले गए। और स्थिति ऐसी हो गई कि जो वहां पे सुरक्षा कर्मी हैं या जो गार्ड हैं और जो कर्मचारी हैं जिनकी मजबूरी है दफ्तर में बैठना, उसके अलावा वहां पे कोई नजर नहीं आया। हालांकि शुरू से आप देखें, जब चुनाव हो रहा था उस दरमियान से लेकर के आज सुबह तक बीजेपी के सभी नेता और कार्यकर्ता यह दावा करते रहे कि हम बिहार में मजबूती से सरकार बनाएंगे। लेकिन आधे घंटे के बाद उनकी बोलती ही नहीं बंद हुई। उनके अगर बोल भी रहे थे तो शब्द बदल गए। तो स्थिति इतनी पलट जाएगी इसकी कल्पना बीजेपी वालों को नहीं थी। हालांकि संघ की अगर हम बात करें तो संघ का अपना आकलन था और संघ ने आगाह भी कर दिया था और संघ ने एक आंकड़ा भी पेश कर दिया था कि आप जीतने नहीं जा रहे हैं बिहार। बावजूद बीजेपी अपने सर्वेक्षण के आधार पे बहुत प्रसन्न थी, जो सीधे तौर पे खारिज कर दी। नीलाभ सर, आपको भी चर्चा में शामिल करते हैं। एक बात तो तय है कि आज जिस तरीके से शुरू में रुझान आया और फिर उसके बाद जब नतीजे आने क्लियर हुए, तो एक बात यहां पर अब साफ नजर आती है कि ढोल नगाड़े, मिठाई और आतिशबाजी के कारोबार से जुड़े हुए जो लोग हैं, थोड़ा उनको आगे आने वाले चुनावों में नुकसान होगा, क्योंकि
अब ये गुंजाइश नहीं रहेगी कि दोनों ही पार्टियां या दोनों ही गठबंधन खरीद रहे हैं, जब तक नतीजे नहीं आ जाएंगे तब तक कोई मिठाई नहीं खरीदेगा? नहीं, मिठाई तो लोग तब भी खरीदते रहेंगे। असल में ये जो गलती हुई, उससे सुबह भी मैंने कहा था कि अभी पोस्टल बैलेट खुल रहा है। हाँ। और वो पोस्टल बैलेट जो है, पहले आधे घंटे 8 से 8:30 पोस्टल बैलेट का समय होता है, और उसका रुझान जो है पोस्टल बैलेट का, वो 8:30 से 9 तक आता रहता है। तो इसलिए आप देखेंगे कि 9 बजे तक, और पोस्टल बैलेट जो भेजने वाला वोटर था वह उन तबकों में बीजेपी की अच्छी पकड़ है। मतलब उसमें बाहर काम कर रहे लोग हैं, आईटी में काम कर रहे लोग हैं, कॉर्पोरेट सेक्टर में काम कर रहे लोग हैं, सेना में काम कर रहे, पुलिस में काम कर रहे, ब्यूरोक्रेट हैं बिहार के, इसमें अच्छी पकड़ है। और उन लोगों को यह उम्मीद भी नहीं, चूंकि वो समाज से एक तरह से थोड़ा बाहर रहते हैं, उनकी अपनी एक दुनिया होती है, तो उनको बिहार के ट्रेंड का अंदाज नहीं था। उनको लगा हर जगह बीजेपी जीत रही है तो यहाँ भी जीतेगी और एक जीतने को वोट देना चाहिए, और उनके हित भी जुड़े रहते हैं जो शासक दल है। तो आमतौर पे पोस्टल बैलेट का ट्रेंड ये होता है कि शासक दल के साथ वो जाता है, क्योंकि सिपाही मान लीजिए कांस्टेबल वोट दे रहा है सीआरपीएफ का, तो वो अपने अफसर को भी दिखाना चाहता है, वो दिखा के वोट दे रहा होता है, पोस्टल बैलेट भेजता है। तो उसमें इसलिए वो रुझान था उसका। और पोस्टल बैलेट एकदम बिखरा हुआ, चरणवार तो होता नहीं है। अररिया का वोटर भी भेजेगा और बक्सर का भी भेजेगा। अब सर स्थिति क्लियर हो चुकी है, अब स्थिति क्लियर अब ये आपके नजरिए से इस जीत के प्रमुख मायने क्या हैं? इस जीत के एक तो इस चुनाव नतीजों का परिणाम थोड़ा दूरगामी होने वाला है, वह सरकारी नीतियों पर भी होने वाला है, और सत्ता जो केंद्र में सत्ता पक्ष पर होने वाला है और केंद्र में जो विपक्ष है उस पर होने वाला है। सरकारी नीतियों पर देखिए, सरकार को मुगालता नहीं था। मुझे लगता है कि भाजपा नेतृत्व को, प्रधानमंत्री को या भाजपा अध्यक्ष को ये मुगालता नहीं था कि हम जीत रहे हैं, क्योंकि अमित शाह ने उसी दिन कह दिया था कि अब मैं इतवार को कुछ बोलूंगा। वो तो पहले ही बोल दिया था कि रेफरेंडम ये साफ हो गया था, रेफरेंडम नहीं खोली। अगर वो जीतते होते, उनको मालूम होता तो वह उस दिन वह बोलते। ठीक है। और एक तरफ हवन हो रहा था, दूसरी तरफ आतिशबाजी हो रही थी, उससे भी साफ हो गया था कि क्या स्थिति देख रहे हैं। और प्रधानमंत्री ने कश्मीर में एक बात कही जी, प्रधानमंत्री, क्योंकि आर्थिक सुधारों को लेकर के जो उद्योग जगत है वो थोड़ा चिंतित था कि बिहार के चुनाव के जो नतीजे होंगे तो कहीं आर्थिक सुधार वो डिरेल न हो जाए। जी। तो प्रधानमंत्री ने कहा कि आर्थिक सुधार मैराथन दौड़ की तरह है, वह 100 मीटर की दौड़ नहीं है कि एक दिन में आप दौड़ जाइए। तो अब जो आर्थिक सुधार होंगे वो मैराथन होगा, मतलब वो 100 मीटर की गति से नहीं दौड़ा जाएगा। क्यों? क्योंकि उसमें दो चीजें हैं। एक तो कहीं ना कहीं बिहार की जनता ने उस मॉडल को नकार दिया जी, वो नीतीश कुमार वाले मॉडल की तरफ वो ज्यादा उसका ये है। दूसरी चीज ये है कि अब विपक्ष, अब राज्यसभा में इनको 2019 तक बहुमत नहीं होने वाला है। अब इनको आर्थिक नीति से संबंधित कोई भी कानून पास करवाना होगा, वह बिना विपक्ष को विश्वास में लिए नहीं करवा सकती है सरकार। तो एक तो नीति स्तर पर, दूसरी चीज ये होने वाली है कि जो भाजपा के जो एलाइज हैं, जैसे शिवसेना ही है जो आपने भी जिक्र किया, ये अब नए सिरे से खींचातानी करेंगे और चाहेंगे कि रीनिगोशिएशन हो जी इनके बीच के जो संबंध हैं। और इसी वक्त पर शिवसेना ने इनको मुंबई, महाराष्ट्र में नगर निगम के चुनाव में आईना दिखा दिया। और जाहिर सी बात है 2014 में जो बार्गेनिंग की स्थिति में अब उनके सामने, भाजपा के सामने, जैसे महाराष्ट्र में एक विकल्प था एनसीपी का समर्थन ले लेते। अब एनसीपी इस रिजल्ट के बाद तो जाने से रही। बिल्कुल बिल्कुल, यानी ये साफ हो गया है कि राजद तो जब कमजोर होता है तो क्षत्रप सिर उठाने लगता है। इसी के साथ वही स्थिति मैं भी जोड़ना चाहूंगा। तमाम परिणामों के साथ साथ या जो प्रभाव पड़ने वाले हैं, एक राजनीतिक प्रभाव जिसकी चर्चा हो रही है कि जो गैर भाजपाई पार्टियां हैं जो भाजपा के खिलाफ हैं लेकिन एकजुट नहीं है, बिहार विधानसभा चुनाव का जो परिणाम होगा अब एक सीमेंटिंग फोर्स की तरह काम करेगा। ठीक है कि इकट्ठा हो जाओ, मजबूत हो जाओ तो हम मोदी को पटक सकते हैं। अब उनमें आत्मविश्वास पैदा हो जाएगा जिसका सीधा सा असर, खैर बंगाल को तो एक तरफ रखिए क्योंकि बंगाल में बहुत कुछ बीजेपी का नहीं है, लेकिन उत्तर प्रदेश में बीजेपी को बहुत पसंद है। जनता दल परिवार का सीधा ना बन पाया, लेकिन क्षेत्रीय दल परिवार यहाँ पर आगे बढ़ता हुआ दिखाई देता है। में जैसे गैर कांग्रेसवाद की राजनीति शुरू हुई थी,
वैसे अब गैर भाजपावाद की राजनीति शुरू होगी। एक और रोचक तथ्य इन पूरे चुनावों का, बहुत ज्यादा जल्दबाजी नहीं है अगर हम सिर्फ बिहार चुनाव के बिल्कुल निशान बात करेंगे। बहुत रोचक पक्ष इसका एग्जिट पोल भी रहा है और जिस तरीके से एग्जिट पोल सामने आए थे उसको लेकर तमाम शंकाएं और सवाल भी उठने लगे थे अप्रत्याशित तौर पर जो कुछ एग्जिट पोल आए। लेकिन आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव में राजनीतिक पार्टियों का हाल बताने के लिए कई सारे एग्जिट पोल जिस तरह से आए सामने, सबसे सटीक एग्जिट पोल एक्सिस और माई इंडिया का साबित हुआ है। एक्सिस माई इंडिया ने एग्जिट पोल में जेडीयू को 70 से 76 सीटें मिलने की भविष्यवाणी की थी, जबकि जेडीयू को 72 सीटें मिली हैं उसके आसपास। और आरजेडी की आप बताएं जरा निशान। बिल्कुल, और जो जेडीयू महागठबंधन है उसमें 169 से 183 सीटों पर दावा किया गया था, जो कल तक हम दिखा रहे थे उसमें भी, और जबकि आरजेडी को 73 से 77 सीटें मिलने का यह दावा किया गया था, जबकि 79 सीटें मिली हैं और कांग्रेस को 26 से 30 सीटें बीच में रहने की भविष्यवाणी की गई थी और कांग्रेस को 27 सीटें मिली हैं। एक्सिस माई इंडिया में एग्जिट पोल में बीजेपी को 40 से 48 सीटें जीतने का दावा किया गया था और 52 सीटें बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं एग्जिट पोल खारिज कर दें, एग्जिट पोल बिल्कुल नकार दिया जाए। हाँ, ये जरूर है कि 8-9 एग्जिट पोल्स एजेंसीज की तरफ से यहां पर आए थे, लेकिन उसके अलावा एक ही एग्जिट पोल यहां पर साबित हुआ है सही। चलिए हम रोशन के पास एक बार फिर से रुक करते हैं। रोशन, आप लगातार देख रहे हैं 5वें फेज के इलेक्शन से लगातार आप तमाम नेताओं से, तमाम कार्यकर्ताओं से, तमाम लोगों से मुलाकात हो रही होगी। कितना परिवर्तन आया है अब जब चुनाव हार जीत का फैसला सामने है, उसके बाद किस तरह से समीक्षा करेंगे इसकी? निशांत, अगर आप दफ्तरों की बात करें तो उसमें परिवर्तन का अंदाजा आप लगा सकते हैं। इस समय मैं आपके साथ जब लाइव में जुड़ा हूं, इससे पहले मैं आरजेडी दफ्तर में था, वहां हलचल है। बीजेपी दफ्तर में सन्नाटा है, बाकी एलजेपी दफ्तर हो वो भी सन्नाटे में है, जेडीयू दफ्तर में खासी हलचल है। और इस समय जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, मैं सीएम ऑफिस के ठीक बाहर मौजूद हूं, जहां पर अब समर्थकों से ज्यादा सुरक्षाकर्मी मौजूद है। एक जुलूस निकला है, फिर से एक बार हो नीतीश की बहार हो उसके साथ, और बहुत कुछ ही दूरी पर गया है, उसमें करीब 200-250 लोग थे। ये एक बड़ा परिवर्तन है। इसके अलावा जो आप सर्वे की बात कर रहे थे, लोग नकार रहे थे। सुबह बड़ी दिलचस्प बात हुई है, मैंने बहुत करीब से देखा कि लोग किस तरीके से मीडिया को क्रिटिसाइज कर रहे थे। सर्वे एजेंसी अपना अलग काम करती है, मीडिया रिपोर्ट्स अलग अलग मीडिया चैनल्स उनसे जुड़े होते हैं। लोग ये कहते आए कि एक दो का नाम लेकर के देखिए आप वो सही बात कर रहे थे, बाकी सबने कितनी झूठ बात की है। उसमें सीधे सीधे पॉलिटिकल कटघरे में खड़े करने की कोशिश की गई। तो लोग गुस्से में थे क्योंकि लोगों को अंदाजा था महागठबंधन आ रहा है। और नेताओं की जहां तक मैं बात करूं 5वें चरण के चुनाव से लेकर अब तक, तो मैंने जहां आपको शुरुआत में बताया कि जहां मिठाइयों और पटाखों के ऑर्डर दिए गए थे वो सिर्फ जेडीयू या आरजेडी के नेता थे, खासतौर से जेडीयू के। आश्वस्त सिर्फ वही थे। बीजेपी को आशंका थी, सुबह जो पटाखे फोड़े गए वो छोटे मोटे कार्यकर्ता वहां पहुंचे थे, लेकिन बीजेपी का कोई बड़ा नेता नहीं पहुंचा और बहुत जल्दी ये तस्वीर साफ हो गई। बिल्कुल, आपके पास लौटेंगे, वापस आएंगे, लेकिन फिलहाल नीलाभ जी से इसी पर हम एक टेक लेंगे। नीलाभ जी, कहा यह जा रहा है कि एक्सिस और माई इंडिया का एग्जिट पोल सामने सही आया है, लेकिन लालू जी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए उन्होंने कहा कि सारे एग्जिट पोल फेल और मेरा एकदम पास है। कल तो वो बोल रहे थे चाणक्य की चालाकी निकल जाएगी। लालू की शैली में है, बढ़ा चढ़ाकर थोड़ा, लेकिन जो 190 की बात कही गई थी महागठबंधन को, और लेकिन ये है कि लालू को पता चल जाता है, मैंने देखा है, क्योंकि मैंने लालू को बहुत कवर किया है। जब लालू भी युवा थे अभी की तुलना में, और मैं भी बहुत युवा था अभी की तुलना में, तो उस समय जो है, उस समय भी लालू की कंस्टिट्यूएंसी स्तर पे, माइक्रो लेवल पे पकड़ उस लालू की बहुत अच्छी है। और गांव-गांव के समीकरण की, किसी क्षेत्र की पकड़ अच्छी है। इसमें अब समीकरण उनके खिलाफ जाता है तो हार जाते हैं चुनाव, वो दूसरी चीज है। लेकिन आप देखेंगे कि इन तमाम वर्षों में हारने के बावजूद भी लगभग 28% वोट लालू का बरकरार है। उस 28% वोट पर वो 1995 में भारी बहुमत से जीत कर आ गए थे, क्योंकि विपक्ष उस समय विभाजित था, लालू का जो विपक्ष था जी। क्योंकि नीतीश अलग लड़े थे, भाजपा अलग लड़ी थी, कांग्रेस अलग लड़ी थी। जब नीतीश भाजपा एक हुए तब लालू हारे, वोट उनका वो बरकरार रहा 28%। तो उस वोट पर लालू की पकड़ है। उसमें अगर वोट जुड़ जाता है उनको, जैसे इस बार नीतीश कुमार का वोट जुड़ गया, तो देख लीजिए रिजल्ट। इसमें भी नीलाभ जी ऐसा तो नहीं है कि इतना ज्यादा कहा गया कि जंगल राज, और इतना ज्यादा इसको इस्टेब्लिश करने की कोशिश की गई कि उसकी वजह से वो सभी समझने लगे कि क्या हमें गुंडा कहा जा रहा है। ऐसा तो नहीं है। यादव को आप लगातार ये कहते रहे कि जंगल राज। यादवों में एक टूटन दिखाई पड़ी थी लोकसभा चुनाव के समय, और खास करके युवा जो यादव थे। और चूंकि
जातियों के परे जाकर युवाओं को उस समय नरेंद्र मोदी में कुछ किरण दिखाई पड़ी थी, तो उन्होंने हर जाति के युवा ने उनको दिया था वोट। इस बार लेकिन जब ये हुआ तो उनको लगा कि भाजपा तो हमें अलग मान रही है जी। मतलब अगर आप जंगल राज कह रहे हैं तो मतलब यादवों को जंगली कह रहे हैं जी, और उसमें उनके माता पिताओं को जंगली कह रहे हैं, तो वह युवा बिल्कुल, यानी सोशल इंजीनियरिंग किस तरीके से महागठबंधन ने अपने गुट में लामबंद की है, और साथ ही साथ बीजेपी के जो वोट बैंक है अगड़ी जाति के, वो भी उससे दूर चला गया। इस पर हम चर्चा करेंगे। और जाहिर है समझने में कहीं ना कहीं भूल हुई है कि बिहार में जाति समीकरण किस तरह से हावी होता हुआ नजर आया है, या उसे समझने में बीजेपी ने भूल की है। इस पर हम चर्चा जारी रखेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। सच हुई भविष्यवाणी। लाइव इंडिया पर पंडित राजकुमार शर्मा जी ने की थी भविष्यवाणी। 9 ग्रह 12 राशियां 27 नक्षत्रों के माध्यम से नीतीश कुमार जो हैं पुनः बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश की जीत की भविष्यवाणी। Introducing 2 new fragrances from Engage Geo Sprays. Give in to the language of love. Hey! खुशियां मनाने में कुछ दर्द होता है, कुछ दर्द सिखाने में भी होता है, पर इस दर्द से रुकना क्यों? एक्सपर्ट है ना वॉलोनी, डॉक्टर्स का भरोसेमंद। इसका क्विक एब्जॉर्ब नैनो जेल फॉर्मूला बिना मसाज के दे आपको इंस्टेंट और लंबा आराम। वॉलोनी, इसके आगे दर्द क्या चीज है? अब पाइए किसी भी दर्द से जीत वॉलोनी के साथ। दादाजी, मैं जीत के ही आऊंगी। क्यों नहीं बेटे? दीदी क्या बनाओगी? चने। थैंक यू। मैं जीत गई दादाजी। जीत नहीं था दीदी, आप नहीं, MDH। यही तो है MDH, चना मसाले का कमाल। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम, इसमें है 12 खास आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का संतुलित मिश्रण। ये चेहरे की त्वचा में समाकर उसे अंदर से निखारे और अंदर से स्ट्रॉन्ग बनाए, ताकि चेहरा रहे रोशन और अंदर से हो पोषण। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम एंड फेस वॉश, ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। हमारे इंडियन वैल्यूज कितने स्वीट होते हैं ना। देखिए, किसी को भी डिस्टर्ब करना बिल्कुल पसंद नहीं। So sweet। पर टीवी देखते वक्त क्या हो जाता है इंडियन वैल्यूज को? अब नहीं होगा, क्योंकि वीडियोकॉन D2H है हेडफोन्स के साथ। किसी को डिस्टर्ब मत करो और इंडियन वैल्यूज को मेंटेन रखो। वीडियोकॉन D2H फॉर इंडियन वैल्यूज। खुशियां मनाने में कुछ दर्द होता है, पर इस दर्द से रुकना क्यों? एक्सपर्ट है ना वॉलोनी, डॉक्टर्स का भरोसेमंद। इसका क्विक एब्जॉर्ब नैनो जेल फॉर्मूला बिना मसाज के दे आपको इंस्टेंट और लंबा आराम। वॉलोनी, इसके आगे दर्द क्या चीज है? अब दर्द से जीत सिर्फ 10 रुपए में। प्लीज सर। कैप्टन। यस सर। इस जहाज में किस कंट्री का माल जा रहा है? सर, यूरोप होते हुए USA और कनाडा जाएगा, और अगले हफ्ते गल्फ कंट्रीज को जाएगा। मेरी मेहनत, आप सबका प्यार, यही है MDH का इतिहास। असली मसाले सच सच MDH। कैसा हो हमारा घर, जो घर से बढ़कर हो, सुकून और खुशी के साथ एक पहचान हो। प्रेसिडेंसी इंफ्रा हाइट्स यमुना एक्सप्रेसवे पर लेकर आए हैं एक प्रीमियम प्रोजेक्ट, प्रेसिडेंसी हाइट्स, 100% FDI project adjacent to F1 Buddh International Circuit. Construction is in full swing. Presidency Infra Heights, more life, more style. राजनीति के गलियारे की हर खबर, संसद से 7RCR तक, नजर है प्रधानमंत्री कार्यालय की गहमा गहमी पर। दिखाएंगे बंद कमरों की फाइलों और फैसलों का सर। रखेंगे पैनी नजर, लाएंगे हर खबर आपके पास पूरे भरोसे के साथ। लाइव इंडिया, खबर हमारी, फैसला आपका।